अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अफ़ीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एकेडमी। मैं जो बुक फ़ॉलो कर रही हूँ वो है आर्ट एंड साइंस, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपने लेक्चर सुनने हैं या पढ़ने हैं तो आपने अपने सामने बुक को रख के पढ़ना है, ताकि आप साथ-साथ अपनी बुक पे भी मार्किंग करते चले जाएँ, ताकि आपकी जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो उसी टाइम पे आपकी बुक से भी सारी प्रिपरेशन होती चली जाए। अच्छा, आज का जो जो हमारा चैप्टर है वो है कंज़र्वेटिव एस्थेटिक प्रोसीजर्स, यानी कि किस तरीके से हम कंज़र्वेटिवली अपने दाँतों की एस्थेटिक्स को बेहतर कर सकते हैं और अपने दाँतों को मोर एस्थेटिकली प्लीज़िंग बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक गोल्डस्टेन की डेफिनेशन आ जाएगी, जो कि कहता है कि जो हमारी एस्थेटिक डेंटिस्ट्री है वो एक्चुअल में हमारी डेंटिस्ट्री का मेन आर्ट है, यानी कि हमारी एस्थेटिक्स को बेहतर करना डेंटिस्ट्री में, वही मेजरली हमारी डेंटिस्ट्री का आर्ट है। अच्छा, फर्दर नीचे आ जाएँ तो हमें वो बताते हैं कि जो हमारी स्माइल है, वो एक किसी भी इंसान के, किसी भी पेशेंट की जो स्माइल होती है, वो उसकी कंप्लीट सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम को काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो अगर एक बंदे की स्माइल बेहतर होगी तो उसकी सेल्फ इमेज भी इम्प्रूव्ड होगी और उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी एनहांस्ड हो जाएगी। अच्छा, अब किसी भी स्माइल को एस्थेटिक बनाने के लिए हमें उसके दाँतों को किस तरीके से कंटूर करना है, किस तरीके से एस्थेटिकली बेहतर करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ आर्टिस्टिक एलिमेंट्स पता होने चाहिए। आर्टिस्टिक एलिमेंट्स वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे हम अपनी स्माइल को ऑप्टिमल एस्थेटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि अपनी स्माइल को आइडियल दाँतों की तरह बना सकते हैं, और उन आइडियल दाँतों को बनाने के लिए हमारे पास कुछ आर्टिस्टिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब कौन-कौन से आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं? हमारे पास तकरीबन 6 आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एक-एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है शेप एंड फॉर्म ऑफ अ टूथ। नेक्स्ट पे हमारे पास आएगी सिमेट्री एंड प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ अ टूथ। उसके अलावा हमारे दाँतों की पोजीशन एंड अलाइनमेंट आ जाएगी। देन हमारे पास टूथ की सरफेस टेक्सचर किस तरीके से होना चाहिए, टूथ का कलर क्या होना चाहिए और टूथ की कितनी ट्रांसलूसेंसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी आर्टिस्टिक एलिमेंट्स में आएँगी, जिनको हमने एक-एक करके स्टडी करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आती है शेप एंड फॉर्म ऑफ टूथ। तो जो एक नॉर्मल, एक आइडियल इंसाइज़र क्राउन होता है, वो कहते हैं हमें किस तरीके का दिखता है, उसकी फेशियल आउटलाइन हमें वो ट्रेपेज़ॉइडल दिखती है, पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं कि जो भी एक यंग स्माइल का जो भी एक इंसाइज़र टूथ होगा, उसके राउंडेड इंसाइज़र एंगल्स होंगे, ठीक है? उसके अलावा कहते हैं उसके ओपन फेशियल और इंसाइज़र एम्ब्रेजर्स होंगे, और तीसरा कहते हैं उसकी सॉफ्टेंड फेशियल लाइन एंगल होगा। अब ये सब क्या चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए हम देखते हैं अपना एक ऐसा टूथ जो कि यंग स्माइल के अंदर प्रेज़ेंट होता है, या एक आइडियल टूथ। अब इस दाँत को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये एक तो इसके जो फेशियल एम्ब्रेजर्स हैं या इंसाइज़ल एम्ब्रेजर्स हैं वो ओपन है। ये जो छोटी-छोटी आपको ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं, ये हमारी किस चीज़ की ओपनिंग्स हैं? ये हमारी एम्ब्रेजर ओपनिंग्स हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो हमारे लाइन एंगल्स हैं, वो थोड़े-से राउंडेड होते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन एंगल्स आपके बन रहे होते हैं, फेशियल या इंसाइज़र लाइन एंगल्स, ये थोड़े-से राउंडेड होते हैं। फर्दर जो हमारी यहाँ पे जो हमारी फेशियल लाइन्स होंगी, सॉरी, ये जो हमारी फेशियल लाइन्स होंगी, ये भी थोड़ी-सी सॉफ्टेंड होती हैं और थोड़ी-सी राउंडेड होती हैं। अब इसके ऑपोज़िट अगर हम एक ऐसा दाँत देखते हैं जो कि, हाँ, ये हमारी है एक एडल्ट स्माइल का टूथ, जो कि विद टाइम, एक तो इसके अंदर मसला ये हुआ है कि विद टाइम इट्रूजन की वजह से इसके जो एम्ब्रेजर्स थे वो क्लोज हो गए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे यहाँ पे जो आपके ये जो लाइन एंगल्स बनते हैं वो राउंडेड होने के बजाय, ये डॉटेड लाइन में जैसे राउंडेड नजर आ रहे हैं, राउंडेड होने के बजाय क्या हो गए हैं, थोड़े स्क्वेरिश हो गए हैं, ठीक है। फर्दर विद एट्रीजन, यानी कि दांतों के आपस में लगने से क्या होता है कि आपके दांतों की ये जो यहाँ वाले जो फेशियल लाइन एंगल्स होते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, थोड़े स्ट्रेटेंड हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इससे तो हमें ये एक बात पता लग गई कि कौन से दांत हमारे यंग टूथ वाले दांत किस तरीके से दिखने चाहिए, और एक जो ओल्ड एज के साथ दांत हो जाते हैं वो किस तरीके से दिखने लग जाते हैं। तो अब हमें पता लग गया है कि इन दांतों को अगर हमने कॉस्मेटिकली बेहतर बनाना है तो हम उनकी करते हैं कॉस्मेटिक कंटूरिंग, और अपने इन सारे डिफरेंसेस को कवर करते हैं। किस तरीके से करेंगे? हम अपने इंसाइजल एंगल्स को दोबारा से राउंडेड कर देंगे। उसके अलावा हम अपनी इंसाइजल एम्ब्रेजर्स को ओपन कर देंगे। फर्दर हमारी जो फेशियल लाइन एंगल्स होंगी उनको, उनकी प्रोमिनेंस को हम रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है इसके अंदर, हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों ये हमने जो प्रोसीजर्स पढ़े हैं, जो 3 हम परफॉर्म कर सकते हैं, या तो ये हम जनरलाइज्ड कर सकते हैं, यानी कि अपने सारे इंटीरियर टीथ के ऊपर हम कोई फुल कवरेज रेस्टोरेशन लगाएं, यानी कि विनियर्स लगाएं, और अपनी
इंटायर डेंटिशन को हम ट्रांसफॉर्म कर दें। ये हो जाएगी हमारी जनरलाइज्ड एस्थेटिक चेंज, मतलब हम अपने सारे इंटीरियर्स के ऊपर अपनी ये कंटूरिंग को चेंज करते हुए अपने दांतों को ज़्यादा एस्थेटिक बना रहे हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, दूसरी हम लेस एक्सटेंसिव अप्रोच अप्लाई करते हुए सिर्फ एक इंडिविजुअल टूथ को रिस्टोर करेंगे, जिसके अंदर एक दांत अगर जो है वो ज़्यादा डैमेज्ड है तो उसकी रेस्टोरेशन हम करवाएंगे। अब इस प्रोसीजर के अंदर हमारी जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ होती हैं वो ज़रा ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने अपना जो दांत को आप रिस्टोर कर रहे होंगे उस दांत को आपने एस्थेटिकली मैच करवाना होगा अपने सराउंडिंग नेचुरल टीथ के साथ। यानी कि जो आप जिस टूथ को आप बिल्ड कर रहे हैं वो अपने सराउंडिंग नेचुरल टीथ के साथ ही कलर मैचिंग में भी हो, उसके अलावा उसके अंदर उतने ही डेवलपमेंटल डिप्रेशन हो जितने उसके कॉन्ट्रालैटरल टूथ के अंदर हैं, उसी पॉइंट पे उसके एम्ब्रेजर्स हों, उसी पॉइंट पे उसकी प्रोमिनेंसेस हों जैसे उसकी कॉन्ट्रालैटरल टूथ के अंदर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है शेप और फॉर्म के अंदर वो है हमारा इल्यूजन ऑफ शेप। इल्यूजन ऑफ शेप के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना होता है कि जिससे ऐसा दिखे कि हमारे जो दांत की शेप है वो थोड़ी सी ऑल्टर्ड हो गई भी है। अभी हम किसकी मदद से करते हैं, कहते हैं हमें पता है हमारे, अगर हम इंटीरियरली अपने टूथ को देखें तो हमारे टूथ की 2 डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। इन दोनों लेंथ और विड्थ से हमारी एक दांत की शेप बन रही होती है। अब लेंथ और विड्थ को चेंज किए बगैर हम दांत की जो 3rd डायमेंशन है यानी कि दांत की जो डेप्थ होती है उसकी हेल्प से हम दांत की लेंथ को और विड्थ को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी जो लेंथ है और विड्थ है वो ऑल्टर हो गई हुई है। वो किस तरीके से कहते हैं, हमारी अगर हम डेप्थ को स्टडी करें तो हमारे टूथ की कंटूर के अंदर कुछ प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि डिप्रेस दिखते हैं या डिमिनिश कंटूर के एरियाज होते हैं। अब जो प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं वो हाईलाइटेड दिखते हैं और जो आपके डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं वो ज़रा से शेडोड दिखते हैं। अच्छा, अब हमने इन प्रोमिनेंसेस और इन डिप्रेशन की मदद से एक इल्यूजन क्रिएट करना है जिससे हमारी जो टूथ की शेप है वो ऑल्टर्ड दिखे। अब वो किस तरीके से होता है, कहते हैं हमारे यहाँ जो टूथ का सर्वाइकल मार्जिन होता है वो एक प्रोमिनेंट एरिया होता है, जो मीजियोफेशियल और उसके अलावा डिस्टोफेशियल, ये जो लाइन एंगल्स होती हैं प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है। जो डिप्रेस्ड एरियाज होंगे, डिप्रेस्ड एरियाज एक्चुअल में हमारे ये डेवलपमेंटल ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, मेजरली ये डेवलपमेंटल ग्रूव्स होते हैं। तो ये जो हमारी डिप्रेशंस और हमारी एलिवेशंस हैं इनकी मदद से हम क्या करेंगे, हम अपने टूथ की शेप को की ऑल्ट्रेशन का एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे। अच्छा, कहते हैं अगर हमने इस तरीके का इल्यूजन क्रिएट करना है कि हमारा जो टूथ का जो कंटूर है वो नॉर्मल से नैरोअर दिखे, यानी कि हमारा जो टूथ की जो विड्थ है वो नॉर्मल से नैरोअर दिखे, तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो मीजियोफेशियल और डिस्टोफेशियल लाइन एंगल्स होंगे उनको एक तो क्लोजर टुगेदर कर देंगे, ठीक है, बिल्डअप करके। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेवलपमेंटल डिप्रेशंस को एक दूसरे से क्लोजर टुगेदर कर देंगे। इन दोनों तरीकों से क्या होगा कि हमारा जो टूथ है वो नॉर्मल से ज़्यादा नैरो दिखेगा, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हो रहा है। एक तो हमारे मीजियोफेशियल और डिस्टोफेशियल, ये दोनों लाइन एंगल्स हमारी एक दूसरे के करीब आ गई हैं और दूसरे हमारे ये जो डिप्रेशन हैं ये भी एक दूसरे से करीब आ गई हैं, तो हमारा जो टूथ है वो थोड़ा सा नैरोअर इल्यूजन दे रहा होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम क्या कर सकते हैं, टूथ की वाइडनिंग करने के लिए, टूथ को वाइडन दिखाने के लिए हम अपनी दोनों ये जो चीज़ें हैं इनको एक दूसरे से अपार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अपनी जो आपकी डेवलपमेंटल डिप्रेशंस हैं और जो आपके ये लाइन एंगल्स हैं इन दोनों को फर्दर अपार्ट करेंगे तो जो आपका टूथ है वो ग्रेटर देन नॉर्मल विड्थ पे दिखाई देगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली विड्थ की। इसी तरीके से हम टूथ की लेंथ की भी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। लेंथ को किस तरीके से हम इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे टूथ की जो लेंथ है वो नॉर्मल से ज़्यादा दिखे या छोटी दिखे। कहते हैं अगर आपने टूथ को शॉर्टर देन नॉर्मल दिखाना है तो हम उसके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स पे एम्फेसाइज करेंगे। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स टूथ के अंदर 2 हैं, एक है उसके ऊपर जिंजाइवल पेरिकमाइटा। पेरिकमाइटा क्या होता है, पेरिकमाइटा इंटरनल टूथ के ऊपर ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि इंटरनली प्रेजेंट होती हैं। अगर हम उन ये जो ट्रांसवर्स लाइंस हैं पेरिकमाइटा है इनको एम्फेसाइज करें, मतलब कि वो ज़्यादा मेक कर दें अपने टूथ के ऊपर या अपने टूथ के ऊपर उनकी फॉर्मेशन हम एक ज़्यादा कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको जो टूथ है वो नॉर्मल से शॉर्टर दिखेगा। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो आपका जिंजाइवल हाइट ऑफ कंटूर है तो उसको हम थोड़ा सा इंसाइजली पोजीशन करवा सकते हैं। हमें पता है इस एरिया पे हमारा सर्वाइकल मार्जिन होता है जो कि हाइट ऑफ कंटूर होता है हमारी फेशियल सर्फेस का, उसकी अगर हम पोजीशनिंग अगर थोड़ी इंसाइजली कर देंगे, थोड़ा डाउनवर्ड कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टूथ है
वो थोड़ा सा शॉर्टर देन नॉर्मल दिखेगा। फर्दर जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने जो इंसाइजल एरिया है उसको थोड़ा सा जिंजाइवली मूव करवा दें। जो आपका इंसाइजल एरिया होता है, इंसाइजल हाइट ऑफ कंटोर होता है, उसको हम थोड़ा सा जिंजाइवली यानी कि उसको हम थोड़ा सा अपवर्ड मूव करवा देंगे। उससे भी क्या दिखेगा कि ऐसा दिखेगा कि हमारा जो टूथ है उसकी जो हाइट है वो शॉर्टर देन नॉर्मल है। अब इन सब चीज़ों के ऑपोजिट हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने अपने टूथ की जो शेप है उसको लेंथियर दिखाना है, तो उसके अंदर एक तो हम जो हाइट ऑफ कंटोर्स होंगे उनको ज़रा इंसाइजल जिंजाइवली ज़रा अपार्ट मूव करवाएंगे, यानी कि अपना जो आपका सर्वाइकल मार्जिन वाला आपका हाइट ऑफ कंटोर होगा उसको आप ज़रा और ज़्यादा सर्वाइकली ले जाएंगे, और जो इंसाइजल मार्जिन वाला आपका हाइट ऑफ कंटोर है उसको ज़रा आप और इंसाइजली ले आएंगे। फर्दर चीज जो इसके अंदर आप कर सकते हैं, इसके अंदर आपने वर्टिकल एलिमेंट्स को एम्फेसाइज करना है। वर्टिकल एलिमेंट्स कौन से हैं? आपके डेवलपमेंटल डिप्रेशन। इनको एम्फेसाइज करने से मुराद हमारा ये है कि हम उनको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देंगे और ज़्यादा लेंथी कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ऐसा दिखेगा कि जैसे हमारा जो टूथ है वो नॉर्मल से ज़्यादा लेंथी है। अब इसके अंदर नीचे हम देखें तो इसके अंदर यही हो रहा है कि शॉर्टनिंग में एक तो हम अपनी जिंजाइवल पेरिकमाइटा को एम्फेसाइज कर रहे थे, यानी कि उनको ज़्यादा शो करवा रहे थे, और लेंथनिंग में हमने अपने ये जो डेवलपमेंटल डिप्रेशंस हैं, जो वर्टिकल हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनको हमने ज़्यादा लेंथन कर लिया हुआ है। अच्छा, फर्दर कहते हैं कि ये चीज़ें हमने, ये जो इल्यूजन्स हैं हम कब यूज़ कर रहे होते हैं? कहते हैं जब भी आपने कोई डेंटल प्रोसीजर ऐसा करना है जिससे आपके दांत की जो विड्थ है वो चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं अगर आपने डायस्टीमा का क्लोजर करना है, तो डायस्टीमा के क्लोजर के अंदर क्या होता है कि आप जो है अपने टूथ के मीजियल सर्फेसिस पे एडिशनल कॉम्पोजिट ऐड कर रहे होते हैं। अगर हम लॉजिकली सोचें तो हम यही कहेंगे कि अगर टूथ की मीजियल सर्फेसिस पे एक्स्ट्रा कॉम्पोजिट ऐड हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि टूथ जो है ज़्यादा वाइडर दिखेगा। ठीक है, अब हमने इस विड्थ को कंपेंसेट करने के लिए हम क्या करना चाहेंगे, हम टूथ की कंटोरिंग कुछ इस तरीके से करना चाहेंगे कि हमारा जो टूथ है वो ज़रा सा लॉन्गर भी दिखे। तो टूथ को लॉन्गर दिखाने के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर टूथ को आपने नॉर्मल से लॉन्गर दिखाना है तो आपने उसके वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स को एम्फेसाइज करना है। तो कहते हैं ऐसा ही होता है, कहते हैं अगर आपने डायस्टीमा का क्लोजर करना है विद कॉम्पोजिट या कोई भी विनियर, तो जो उसके वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं आपने उनको एम्फेसाइज करना होता है, जिससे टूथ जो है थोड़ा सा लॉन्गर दिखता है। फर्दर कहते हैं जो उसके हॉरिजॉन्टल फीचर्स होते हैं उनको हमने डी एम्फेसाइज करना होता है, यानी कि जो इसके जिंजाइवल पेरिकमाइटा वाले फीचर्स हैं उनको हमने डी एम्फेसाइज करना है, यानी कि उनको जरा पोस्टीरियरली प्लेस कर देना है ज़्यादा, तो इससे क्या हो कि आपका जो टूथ है वो ज़रा सा लॉन्गर अपीयरेंस दे, क्योंकि अभी हमने इस टूथ की विड्थ को इंक्रीज किया है, तो उसकी वजह से जो शॉर्टनेस टूथ के अंदर डेवलप हो रही थी उसको कंपेंसेट करने के लिए हमने ये चेंजेस लाके टूथ को लेंथन किया है, ताकि उसकी एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट हो कि टूथ जो है वो एक्चुअल साइज से ज़रा लंबा है। अच्छा, तो नेक्स्ट आर्टिस्टिक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सिमेट्री एंड प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कोई भी एसिमेट्रिक टीथ अगर होगा या कोई भी टीथ आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा तो वो ऑफ कोर्स टीथ की एस्थेटिक्स को ऑल्टर करेगा, टीथ की जो एक हार्मनी होती है उसको वो नहीं से इस्टेब्लिश करवा पाएगा। उसके अलावा कहते हैं कि जो डेंटल सिमेट्री है इट कैन बी मेंटेन्ड इफ द साइजेस ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल टूथ आर इक्विवेलेंट, मतलब कि अगर जो साथ वाले दांत या एक लेटरल इंसाइजर दूसरे लेटरल इंसाइजर से जब इक्वल होगा इन साइज, तभी ही आपकी जो डेंटल सिमेट्री है वो मेंटेन की जा सकेगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट का नाम आ जाता है डेंटल कैलिपर। ठीक है, डेंटल कैलिपर का क्या काम होता है? डेंटल कैलिपर का काम होता है कि उसने आपके दांतों की विड्थ को मेजर करना है, उसके अलावा आपकी जो इंटरडेंटल स्पेस है उसको इसने मेजर करना होता है। और कहते हैं जब भी आपने दांतों की विड्थ के अंदर चेंजेस लाने हैं तो आपने हमेशा डेंटल कैलिपर से उसके एडजेसेंट टूथ के यानी कि उसके कॉन्ट्रालैटरल टूथ की पहले से विड्थ को मेजर कर लेना है, ताकि जब आप दूसरे वाले दांत की विड्थ के अंदर एडजस्टमेंट्स ला रहे हो कॉम्पोजिट को ऐड करके, तो आप इक्वल इस तरह से टूथ का बिल्ड करें कि जो दूसरा वाला दांत है वो भी इक्वली ही बिल्ड हो, यानी कि उसकी जो आपस में जो दोनों की विड्थ हों वो बिल्कुल सेम रहें। उसके अलावा फर्दर कहते हैं कि जो आपके अगर आपने मिड लाइन पे काम करना है, यानी कि सेंट्रल इंसाइजर्स पे अगर आपने काम करना है, तो हमेशा आपने उनके मीजियल कंटूर्स इस तरीके से बनाने हैं कि दोनों सेंट्रल इंसाइजर्स आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस लगें। ठीक है, तो यही चीज़ अगर फॉलो होगी तभी आपकी जो सिमेट्री है वो ऑप्टिमल हो सकेगी और आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक एस्थेटिक रिजल्ट आएगा। अच्छा, मैं डेंटल कैलिपर आपको दिखा दूं। डेंटल कैलिपर इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिससे क्या कर रहे होते हैं, हम इंटरडेंटल स्पेसेस और टूथ की विड्थ्स को मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोपोर्शनैलिटी। कहते हैं दांतों के सिमेट्रिक होने के साथ साथ जो दांत हैं वो आपस में प्रॉपर प्रोपोर्शन के भी होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आ जाती है गोल्डन प्रोपोर्शन। गोल्डन प्रोपोर्शन की टर्म हमें ये कहती है कि जितने भी आपके स्माइल के अंदर दांत विजिबल होने चाहिए ना, वो अप्रॉक्सीमेटली या अपेरेंटली 60% होने चाहिए ऑफ दी टूथ
मीजियल टूथ, ठीक है, मीजियल टूथ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक दांत सेंट्रल इंसाइजर फॉर एग्जांपल, उसकी विड्थ आपको ऑन स्माइल अगर 10 mm शो हो रही है, ठीक है, तो जो उसका साथ वाला लेटरल इंसाइजर होना चाहिए वो आपको कितना शो होना चाहिए? 60% टू दी एडजेसेंट मीजियल टूथ शो होना चाहिए, यानी कि इसकी विड्थ आपको शो होनी चाहिए 6 mm, ठीक है। और जो उसके साथ जो किनाइन होगा वो किनाइन कितना शो होना चाहिए? इस लेटरल इंसाइजर के भी 60% आपको शो होना चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन प्रोपोर्शन क्या होती है। गोल्डन प्रोपोर्शन ये होती है कि अप्रॉक्सीमेटली 60% अपेरेंट आपका दांत नजर आए मीजियो डिस्टल विड्थ में टू दी टूथ इमीडिएटली मीजियल टू इट, ठीक है, मीजियल टू इट। उसके अलावा फर्दर कहते हैं कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन जो होनी चाहिए आपके टीथ की डिस्टल टूथ टू द मीजियल टूथ की जो प्रोपोर्शन होनी चाहिए वो 0.618 होनी चाहिए। ये जो वैल्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर एमसीक्यूज, ये पूछी जाती होती हैं। डिस्टल टूथ टू मीजियल टूथ की प्रोपोर्शन से यहाँ पे क्या मुराद है? मतलब ये है कि डिस्टल टूथ ऑफ कोर्स उसकी विड्थ छोटी होगी, ठीक है, तो वो हमारा न्यूमिनेटर में आ जाएगा उसकी जो विड्थ होगी, और जो हमारा मीजियल टूथ होगा उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी तो वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसलिए जो हमारी ये जो प्रोपोर्शन बन रही है ये पॉइंट्स में बन रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो कहते हैं कि ये जो विड्थ है ना ये हमारी अपेरेंट मीजियोडिस्टल विड्थ है। इट्स नॉट लाइक कि आपका सेंट्रल इंसाइजर और जो लेटरल इंसाइजर है वो सेंट्रल इंसाइजर से 60% ही छोटा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो वाली विड्थ हैं जो आपको अपेरेंटली स्माइल के अंदर नजर आ रही होती हैं। इसको समझने के लिए हमें देखनी पड़ेगी इसकी पिक्चर, उसमें हमें इसकी क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, अब अगर हम ये वाली स्माइल देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि अब ये जो विड्थ आपको स्माइल पे नजर आ रही है टूथ की, ये एक्चुअल में इसकी विड्थ नहीं है, क्योंकि ये जो दांत होता है हमारा थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो जब हमारा दांत थोड़ा सा आर्च में टिल्ट हुआ हुआ होता है, अगर हम उसको सामने से देख रहे होते हैं तो कितना नजर आ रहा होता है? 60% टू द एडजेसेंट टूथ नजर आ रहा होता है। केनाइन जो है वो आर्च में और ज्यादा टिल्ट हो जाता है, तो इसलिए सामने से देखने पे वो जरा और कम हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो विड्थ हैं ये आपकी अपेरेंट विड्थ हैं कि अपेरेंटली अगर सामने से देखें तो इतना दांत आपको शो होना चाहिए, ये आपकी एक्चुअल विड्थ नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी प्रोपोर्शनैलिटी इन विड्थ ऑफ टीथ। नेक्स्ट हमारी एक और जो प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए फॉर द एस्थेटिक्स ऑफ टीथ वो है विड्थ टू लेंथ रेशो एक इंडिविजुअल टूथ की। कहते हैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की विड्थ टू लेंथ रेशो जो है वो होती है 0.8, और जो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर है उसकी विड्थ टू लेंथ रेशो होती है 0.75। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे विड्थ किधर आ रही है? हमारे न्यूमिनेटर में आ रही है, ठीक है, और जो हमारी लेंथ है वो हमारे डिनोमिनेटर वाले रीजन में आ रही है। विड्थ हमेशा आपको भी पता है आपका दांत किस शेप का होता है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का अगर होता है, विड्थ आपकी कम होती है, लेंथ आपकी ज्यादा होती है, इसीलिए ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉइंट्स में जा रही है, ठीक है, क्योंकि लेंथ ज्यादा है विड्थ कम है। तो कितनी होनी चाहिए ये हमने यहाँ पे देख ली है। अगेन दोनों चीजें जो हैं एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाती है इसकी। कहते हैं एक टीनेजर के टूथ के साथ एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं उसकी जो विड्थ टू लेंथ रेशो है वो 1:1 हो गई हुई है। 1:1 क्यों हो गई हुई है? कहते हैं क्योंकि उसका जो जिंजाइवा है वो एक्सेसिवली ग्रो कर गया हुआ है, जिसकी वजह से जो उसकी टोटल लेंथ डिस्प्ले जो हो रही है ना वो कम हो रही है, ठीक है। तो जब लेंथ भी कम डिस्प्ले हो रही है, और कितनी डिस्प्ले हो रही है? जितना आपकी विड्थ है, तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी अगर दोनों चीजें इक्वल होंगी? 1:1। ये उसकी एग्जांपल दिखाई हुई है यहाँ पे कि आपके जो दोनों विड्थ है और लेंथ है यहाँ पे इक्वल हो गई है, जिसकी वजह से 1:1 आपकी प्रोपोर्शनैलिटी हो गई है। अब ये दांत देखने में इतना एस्थेटिक नहीं है। इसको हमने किस तरीके से ट्रीट किया? कहते हैं हमने इसकी क्राउन लेंथनिंग की। क्राउन लेंथनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि क्राउन लेंथनिंग के अंदर हम जिंजवेक्टमी करते हैं। ऊपर से हम थोड़े से जिंजाइवा को कट करके रिमूव करेंगे, जिससे हमारा अल्टीमेटली हमारे जो क्राउन्स हैं वो इनलार्ज हो जाएंगे। और हमने क्या कर दिया, इसकी रेशो को दोबारा से हमने 0.8 पे ले आए हैं, जो कि नॉर्मली होनी चाहिए। अच्छा, ये इतनी ही बातें काफ़ी थी हमारी प्रोपोर्शनैलिटी और सिमेट्री की। थर्ड जो हमारे पास आर्टिस्टिक एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है वो है हमारा पोजीशन एंड अलाइनमेंट का। अब किसी भी टूथ को एस्थेटिक, किसी भी स्माइल को एस्थेटिक दिखने के लिए हमारी जो दांत है उसकी प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए और प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए इन दी आर्च। कहते हैं कोई भी ऐसा टूथ जो कि ज़रा सा मैल पोज्ड हो या रोटेटेड हो या अपनी आर्च में प्रॉपरली पोजीशन ना हो, वो क्या नहीं दिखेगा, वो इतना एस्थेटिक नहीं दिखेगा। मेजरली तो हमें पता है हम अपनी ये जितने भी पोजीशन और अलाइनमेंट के केसेस होते हैं उनको ऑर्थो ट्रीटमेंट से ट्रीट करते होते हैं, लेकिन कुछ माइनर पोजीशनल डिफेक्ट्स जो हैं वो हम अपनी कॉम्पोजिट ऑगमेंटेशन से भी ट्रीट कर सकते हैं या विनियर्स लगा के भी ठीक कर सकते हैं। मतलब अगर कोई थोड़े बहुत पोजीशनल डिफेक्ट्स हैं
जो कि कौन से आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं या तो कोई थोड़ी सी माइनर रोटेशन ऑफ टूथ की या कोई माइल्ड लिंगुओ वर्जन ऑफ टूथ की। ये दोनों चीज़ें जो हैं हम इनको अपनी कॉम्पोजिट से या विनियर से ठीक कर सकते हैं। किस तरीके से कहते हैं, अगर तो माइल्ड रोटेशन है, ठीक है, तो जौन सा एरिया रोटेट होके दांत का ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होगा उस एरिया पे से हमने इनेमल को ज़रा रिमूव करना होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे नीचे दी हुई है। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला दांत जो है थोड़ा सा रोटेटेड है। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है, जो मीजियल साइड है इस टूथ की, वो थोड़ी सी आगे की तरफ से यानी कि प्रोमिनेंट शो हो रही है। इसको हम यहाँ से इनेमल को हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे और जो इसकी डेफिशिएंट साइड है, ठीक है, जो थोड़ी सी हमारी अंदर की तरफ गई हुई है, यहाँ से इस एरिया में हम कॉम्पोजिट को ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे कि इस टूथ के अंदर दिखा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम माइल्ड रोटेशंस को करेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से, प्रोमिनेंट एरिया को हमने थोड़ा सा रिमूव किया और जौन सा एरिया थोड़ा सा डिप्रेस था वहाँ पे हमने इनेमल को ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने माइल्ड रोटेशंस को ठीक कर दिया। फर्दर हम कौन सी रोटेशंस को या अलाइनमेंट्स को ठीक कर सकते हैं इससे, वो हम कर सकते हैं अपनी लिंगुओ वर्जन्स को। लिंगुओ वर्जन क्या होता है, माइल्ड लिंगुओ वर्जन होती हैं जिसके अंदर दांत जो है थोड़ा सा लिंगुअल की तरफ गया हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेशन विद फुल विनियर्स यानी कि विनियर लगा देंगे, जिससे विनियर से क्या होगा, आपका बक्कल साइड पे यानी कि फेशियल साइड पे थोड़ा सा बिल्ड ज़्यादा हो जाएगा टूथ का, या हम डायरेक्टली कॉम्पोजिट वहाँ पे प्लेस कर देंगे और उससे भी क्या होगा कि आपका जो टूथ जो थोड़ा सा अंदर की तरफ शो हो रहा था वो अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ करके शो होगा। इसकी भी एग्जाम्पल उन्होंने नीचे ही आपको शो कराई हुई है। इसके अंदर देखें तो आप यहाँ पे जो टूथ है वो थोड़ा सा लिंगुअल साइड पे है, पैरेटल साइड पे है, और हमने बाहर की तरफ जब कॉम्पोजिट ऐड कर दिया तो वो बिल्कुल आर्च के अंदर आ गया हुआ है, मतलब आर्च लाइन के अंदर आ गया हुआ है। अच्छा, फर्दर कहते हैं कि जब आपने ये लिंगुओ वर्जन वाला काम करना है तो कोशिश करनी है, अगर पॉसिबल है तो आपने लिमिटेड रिडक्शन अपनी करवानी है इनेमल की ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट, यानी कि लिंगुअल एस्पेक्ट से आपने थोड़ा बहुत इनेमल रिमूव करवाना है। क्यों, ताकि आपकी जो टूथ की टोटल फेशियल लिंगुअल डायमेंशन है वो नॉर्मल रहे। ऑफ कोर्स अगर आप बाहर की तरफ कॉम्पोजिट ऐड कर रहे हैं और नीचे अंदर की तरफ भी इनेमल रिमूव नहीं करेंगे तो जो आपकी टोटल फेशियल लिंगुअल विड्थ होगी टूथ की वो बढ़ जाएगी। तो उसको नॉर्मल रखने के लिए हमें वो कह रहे हैं कि हमने थोड़ी सी लिंगुअल साइड से इनेमल को रिमूव करवाना है। अच्छा, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर का हमें पता है कि हमारे दांत के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत स्टिपलिंग्स होती हैं। स्टिपलिंग्स क्या होती हैं, स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही माइक्रोस्कोप में विजिबल हो पाते हैं। उसके अलावा हमारे दांत में कुछ कनकेविटीज और कन्वेक्सिटीज प्रेजेंट होती हैं। जो भी हमारा यंग टूथ होता है, कहते हैं उसके अंदर ये सारी डेवलपमेंटल डिप्रेशंस हो गए, प्रोमिनेंसेस हो गई, पेरिकमाइटा हो गए जिसका भी हमने जिक्र किया था ऊपर, ये सब ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं यंग टूथ के अंदर। एंड विद एज क्या होता चला जाता है, विद एड्रीजन और एब्रेजन हमारी जो टूथ सर्फेसेज हैं वो ज़रा स्मूदन होती चली जाती होती हैं। तो जौन सा भी अगर आप यंग इंडिविजुअल का टूथ रिप्लेस कर रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि उसके अंदर आपने डेवलपमेंटल डिप्रेशन, प्रोमिनेंसेस, फेसेट्स, पेरिकमाइटा इन सबको बनाना है, बिल्ड करना है। और अगर कोई ओल्डर इंडिविजुअल्स है तो उनके दांतों की सर्फेसेज को आप ज़रा स्मूथ भी रख सकते हैं। तो ये बात होगी सरफेस टेक्सचर की। इसके बाद हमारे पास आर्टिस्टिक एलिमेंट आता है कलर का। कलर का जो आर्टिस्टिक एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे से ही एक इंडिविजुअली क्वेश्चंस वगैरह बन जाते होते हैं काफ़ी ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कलर है उसके कहते हैं 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कलर को डिफाइन करने के लिए किसी भी टूथ में हमारे पास एक ह्यू होता है। ह्यू क्या होता है, कहते हैं इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ द कलर, मतलब कलर रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ये एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है कलर की, इसको हम ह्यू कहते हैं। फर्दर नेक्स्ट आती है हमारे पास फंडामेंटल एलिमेंट कलर के अंदर वैल्यू। वैल्यू क्या डिपेक्ट करती है कि वो कलर कितना लाइट या कितना डार्क है। अमाउंट ऑफ वाइट और ब्लैक एडेड टू अ कलर जो है ना, या एडेड टू अ ह्यू, वो एक किसी भी दांत की वैल्यू बना रही होती है कि वो कितना लाइटर या डार्कर शेड के अंदर है। और थर्ड चीज कलर के अंदर आ जाती है क्रोमा। क्रोमा क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर ह्यू है, यानी कि एक टूथ जो है वो सॉरी टूथ की बात नहीं यहाँ पे हो रही, कलर की बात हो रही है। यानी कि एक कलर जो है उसके या जो ह्यू है वो कितना इंटेंस है, ठीक है। तो ये बातें जो हैं 3 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कलर के अंदर आ जाती हैं। ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर फॉर 1.5 मार्क। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो हमसे पूछी जाती है वो आती है क्लिनिकल कंसिडरेशंस ऑफ कलर, जिसके अंदर हमें बताएंगे कि किस रीजन ऑफ टूथ का कलर किस तरीके से वेरी कर रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कलर ग्रेडेशन। ग्रेडेशन ऑफ कलर का मुराद ये है कि यानी कि आपका जो जिंजाइवल एरिया होता है वो कहते हैं यूजली ज़्यादा डार्कर होता है एज कम्पेयर टू आपका इंसाइजल रीजन ऑफ द टूथ। उसकी वजह यह है कि हमारे जिंजाइवल पोर्शन ऑफ द टूथ के ऊपर या सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द टूथ के ऊपर इनेमल की जो लेयर है वो ज़रा थिन होती है,
ठीक है। और एक बात का हमें और यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारा जो इनामल होता है वो एक्चुअल में ट्रांसलूसेंट और ज़रा वाइटिश अपीयरेंस देता है जब भी इनामल थिक होगा। एक्चुअली में इनामल जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है, और जो हमारा डेंटिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा येलो होता है। तो जिस एरिया में भी इनामल थिन हो जाएगा या इनामल कम होगा, वहाँ पे आपको एरिया ज़्यादा डार्कर, ज़्यादा येलो नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नीचे से डेंटिन शो हो रहा होगा। यही पॉइंट हमारे सेकंड पॉइंट में भी एप्लीकेबल होता है। कहते हैं जो आपकी रूट सर्फेसिस जो एक्सपोज हो जाती हैं वो आपको ज़्यादा डार्कर नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको डेंटिन शो हो रहा होता है। थर्ड पे कहते हैं जो आपके किनाइन्स हैं वो स्लाइटली डार्कर शो होते हैं एज कम्पेयर टू आपके इंसाइजर्स। फोर्थ में हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे यंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास चूंकि थिक इनामल होता है, तो उनके जो कलर शेड आपको नजर आता है टीथ का वो जरा लाइटर नजर आएगा, क्योंकि इनामल थिक है। उसकी ट्रांसलूसेंसी होता तो ट्रांसलूसेंट है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा थिक होगा तो नीचे का जो डेंटिन शो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि कोई अगर आप प्लेन ग्लासेस को एक दूसरे के ऊपर 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 रखेंगे या प्लेन शीट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे प्लास्टिक की, तो जौन सी भी जो चीज़ पास हो रही होती है लाइट, अगर बहुत ज़्यादा थिक शीट्स हो जाएंगी तो उन लाइट की पासिंग जो है वो ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो एक तरीके से रेडियो ट्रांसलूसेंसी से जो है ना आपका जो इमेज है नीचे से वो थोड़ा बहुत ओपेक होने लग जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो भी थिक एनामल का रीजन होगा वो आपको ज़रा लाइटर टूथ शो करवाएगा। फर्दर कहते हैं जो आपके डार्क कंप्लेक्शन के पीपल होते हैं या पेशेंट्स होते हैं उनके जो टीथ हैं वो आपको ज़रा लाइटर कलर के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे डेवलप हो रहा होता है बिटवीन द टीथ एंड द सराउंडिंग फेशियल टिश्यूज। सराउंडिंग फेशियल टिश्यूज जो हैं उनकी गम्स भी थोड़े से ब्लैक अगर होंगे तो टीथ जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा वाइट दिखाई देते हैं। फिर वुमेन के अंदर कहते हैं कि अगर उन्होंने डार्कर शेड का मेकअप किया होगा, लिपस्टिक लगाई होगी, तो उससे क्या होगा, उससे भी उनकी जो टीथ का जो शेड है वो ज़रा सा लाइटर दिखाई देगा। फिर कहते हैं एजिंग के साथ साथ जो है ना आपके जो टीथ हैं वो ज़रा डार्क होते चले जाते हैं, येलो ज़्यादा होने दिखने लग जाते हैं। वजह वजह ये होता है विद टाइम एजिंग के साथ क्या होता है कि आपकी एक्लूजन वेयर होता है, एब्रेजन होती है। एब्रेजन से क्या होगा कि आपका इनेमल वेयर ऑफ होता चला जाएगा और आपका डेंटिन ज़्यादा अपेरेंट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से जब डेंटिन ज़्यादा दिखेगा तो ज़्यादा डार्कर टूथ दिखेगा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है, कहते हैं जो हमारे इंसाइजल एजेस समटाइम्स आपको ऑफन थिकर डार्कर दिखाई देते हैं। उसकी वजह ये है कि विद टाइम क्या होने लग जाता है कि आपकी जब इट्रीजन होगी तो आपका जो इनेमल है वहां से इट्रीजन से रिमूव होता चला जाएगा। तो जिन केसेस में भी इनेमल विद इट्रीजन रिमूव होगा उन केसेस के अंदर आपको इंसाइजल एजेस भी डार्कर दिखाई देंगे। और सर्वाइकल एरियाज तो हमें वैसे ही पता ज़रा डार्क होते हैं, लेकिन सर्वाइकल एरियाज में अगर अब्रेजन हो जाए तो सर्वाइकल एरियाज भी आपको ज़रा डार्कर दिखाई देते हैं। अब्रेजन क्या होती है? सर्वाइकल पॉइंट से इनामल का रिमूवल जो है ना वो हमारा अब्रेजन कहलाता है। अब ये एक एग्जांपल है हमारी एट्रीजन की। एट्रीजन के अंदर क्या हो रहा है, देखो आपका यहाँ से सारा इंसाइजल एज से आपका इनामल रिमूव हो गया हुआ है, तो आपका टूथ जो है वो बहुत ही डार्कर शेड दे रहा है क्योंकि डेंटिन एक्सपोज हुआ हुआ है। एक एग्जांपल यहाँ पे अब्रेजन की भी आ जाती है। अब्रेजन इस पोर्शन में, सर्वाइकल पोर्शन में मेनली अब्रेजन होता है या एफ्रैक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपकी क्या होने लग जाता है, नीचे का डेंटिन ज़्यादा शो होने लग जाएगा क्योंकि ऊपर से एनामल रिमूव हो रहा है, तो वो एरिया भी आपको क्या दिखाई देता है, ज़रा डार्कर दिखाई देता है। ये हो गए क्लिनिकल कंसिडरेशंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि डेंटिस्ट ने किस तरीके से कलर सिलेक्ट करना है अगर किसी उसने पेशेंट की कोई फिलिंग करनी है या कोई कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन करनी है या कोई विनेयर चढ़ाना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से हमने कलर सिलेक्शन करनी है। पहले कहते हैं जब भी आपने कलर को सिलेक्ट करना है तो आपने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिट जो है टूथ पे लगाना है पेशेंट के। उसको एचेंट लगाए बगैर, उसके नीचे बॉन्डिंग लगाए बगैर आपने सिंपली उसके ऊपर कॉम्पोजिट प्लेस करना है एंड देन उसको क्योर करना है। हमें पता है क्योरिंग लाइट से कॉम्पोजिट जो है सेट हो जाता है। जब आप उसको क्योर करते हैं ना कॉम्पोजिट को, तो कॉम्पोजिट के कलर्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो हमेशा जब भी आपने कलर सिलेक्ट करना है पेशेंट के लिए, शेड सिलेक्ट करना है फॉर दी फिलिंग या एनी विनेयरिंग, तो आपने पहले थोड़ा सा कॉम्पोजिट उसके दांत पे लगा के उसको क्योर करना है एंड देन देखना है कि कौन सा जो कॉम्पोजिट है, कौन सा जो शेड है वो मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योरिंग के बाद थोड़ा बहुत कलर के अंदर चेंज आता होता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि आपने आइसोलेशन टूथ की करने से पहले और टूथ को ड्राई करने से पहले आपने कलर सिलेक्ट करना है, क्योंकि ड्राइंग के बाद और डिहाइड्रेशन के बाद जो टूथ का जो एक्चुअल कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइटिश दिखाई देता है। तो आपने ड्राइंग ऑफ टूथ एंड डिहाइड्रेशन ऑफ टूथ या आइसोलेशन ऑफ टूथ से पहले कलर सिलेक्ट करना है। तीसरा ये कहते हैं कलर परसेप्शन जो है ना वो भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर डेंटिस्ट की थोड़ी सी कलर को परसीव वो किस तरीके से करता है वो बदल जाता है। दूसरा ये होता है कि जिस इन्वायरमेंट में आप कलर को देख रहे होते हैं, जिस लाइट सोर्स में देख रहे होते हैं, आप सनलाइट में देख रहे हैं, आप जनरल क्लिनिक की लाइट में देख रहे हैं, या आप उसको अपनी जो यूनिट की लाइट होती है उसमें देख रहे हैं, हर वेरियस लाइट सोर्स के नीचे जो आपका कलर है वो डिफरेंट परसीव होता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म
यानी कि डिफरेंट परसेप्शन ऑफ कलर अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक तो ये मेटामेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर डेंटिस्ट काफ़ी टाइम तक उस दांतों को काफ़ी सारे शेड्स को देखता रहे कि अच्छा कौन से वाले को हम सिलेक्ट करें, तो उससे क्या हो जाती है कि डेंटिस्ट की आई की फिटीक हो जाती है। ठीक है, एंड देन टू डिफरेंशिएट बिटवीन येलो ऑरेंज शेड्स ऑफ टूथ जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन शेड्स को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं आप डेंटिस्ट को एक तो किसी डार्क बैकग्राउंड या किसी ब्लू ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी आंखों को करना होता है, ताकि क्या हो जाए, उसकी जो फिटीक हुई है आई की वो रिकवर हो सके। एंड देन उसने ऑरेंज येलो ह्यू को जो ऑन से भी टूथ को शेड को वो डिपिक्ट करना चाह रहा है उसको दोबारा से उसने देखना शुरू करना है। फर्दर एक और चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है वो ये आ जाती है, कहते हैं जब भी कलर सेलेक्ट करना है तो डेंटिस्ट, असिस्टेंट और पेशेंट तीनों ने मिल के कलर सेलेक्ट करना है, ताकि एक्चुअल जो कलर है वो ही सिलेक्ट हो पाए। लास्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी ट्रांसलूसेंसी। ट्रांसलूसेंसी के अंदर क्या होता है, कहते हैं ट्रांसलूसेंसी जो है ना वो होता है डिग्री ऑफ लाइट विच पेनिट्रेट इनटू अ टूथ और रेस्टोरेशन बिफोर इट इज रिफ्लेक्टेड आउटवर्ड, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो दांत के अंदर पेनिट्रेट हो सकती है बिफोर इट रिफ्लेक्ट्स आउट। तो नॉर्मली जो कहते हैं हमारे जो टूथ होता है उसके अंदर वो इनेमल जो है वो ट्रांसलूसेंट लेयर होती है, उसके थ्रू अक्रॉस लाइट जो है वो पास होती है, एंड देन डेंटिन से ड्राइड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आती है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि ये जो है ना ये आपकी नॉर्मल पेनिट्रेशन है, लेकिन अगर हम अपने दांतों के ऊपर किसी किस्म का विनियर प्लेस करते हैं, स्पेशली उन दांतों के ऊपर जिनके ऊपर कोई बहुत ही हार्ड किस्म के स्टेन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं टेट्रासाइक्लिन के अगर कोई स्टेनिंग है दांत के ऊपर तो वो बहुत येलोइश स्टेनिंग होती है, उसके ऊपर अगर हम अपनी सिंपल कॉम्पोजिट बिल्ड करेंगे तो आपका जो नीचे का जो टेट्रासाइक्लिन का येलो शेड है ना वो फिर भी शो होता रहेगा। टेट्रासाइक्लिन का नहीं, आई मीन टू से वो जो स्टेन का जो शेड होता है ना वो फिर भी शो होता चला जाता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि वो येलो शेड अंदर से ना नजर आए, हम एक ओपेक रेजिन प्लेस करते हैं ओवर दी इनेमल लेयर, एंड उसके ऊपर हम एक कॉम्पोजिट की लेयर लगाते हैं या उसके ऊपर हम विनियर लगाते हैं। ये ओपेक रेजिन क्या करता है, ओपेक रेजिन की वजह से वो जो नीचे की जो स्टेन की जो रिफ्लेक्शन थी जो कि हो रही होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये आता है कि अब जो है ना जब ओपेक रेजिन लग जाएगा तो अब आपके दांत जो है वो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। ये जिसकी नीचे एग्जांपल उन्होंने दिखाई हुई है कि नॉर्मली क्या हो रहा है, डेंटिन से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, बी के अंदर चूंकि आपने यहाँ पे बीच में एक ओपेक रेजिन लगाया हुआ है तो आपकी लाइट जो है वो ओपेक रेजिन से ही वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, बल्कि डेंटिन से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल लुक आने लग जाती है टूथ के अंदर। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम कुछ चीज़ों का एडिशन करते हैं जो कि है कलर मॉडिफायर्स, जिनको हम यहाँ पे टिंट्स से भी रेफर कर रहे हैं। ये कलर मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कलर मॉडिफायर्स का काम ये होता है कि जो भी आपके दांत के ऊपर बहुत ही डार्क शेड था ना टेट्रासाइक्लिन की वजह से, या वैसे ही दांत के ऊपर कोई बहुत ही डार्क स्टेनिंग थी ना, ये जो कलर मॉडिफायर्स होते हैं उन ब्राइट स्टेन्स को या उन ब्राइट टोन्स को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उनको टोन डाउन कर देते हैं। तो जब वो एक डार्क शेड जो है जब वो टोन डाउन हो जाता है तो उससे ये होता है कि अब जब आप ऊपर की कोई भी कॉम्पोजिट विनियर लगाएंगे या डायरेक्ट कॉम्पोजिट लगाएंगे तो एक तो उसकी जो ट्रांसलूसेंसी थी वो भी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि अब आप नीचे ओपेक रेजिन नहीं लगा रहे, आप वहां पे कलर मॉडिफायर लगा रहे हैं। और दूसरा ये होता है कौन कौन से कलर मॉडिफायर्स यूज हो सकते हैं, कहते हैं वॉयलेंट कलर का हम कलर मॉडिफायर यूज करते हैं जो कि आपकी येलो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और वो येलो कलर को यानी कि जो स्टेन होगा येलो कलर का उसको जरा सा मास्क कर देता है। फर्दर कहते हैं या तो ये जो कलर मॉडिफायर्स हैं ये डायरेक्टली ऑन द टूथ सरफेस लग सकते हैं, या ये कलर मॉडिफायर्स जो हैं इनको आप अपनी रेस्टोरेशन के साथ यानी कि अपनी कॉम्पोजिट फिलिंग के अंदर ही क्या करवा सकते हैं, कॉम्पोजिट फिलिंग के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम इन कलर मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे ऊपर दी हुई है कि ये एक बहुत ही येलो टूथ था ड्यू टू एनी ट्रॉमा, इसकी करेक्शन उन्होंने किस तरीके से की, उन्होंने कलर मॉडिफायर अप्लाई किया अंडर दी कॉम्पोजिट विनियर, जिसकी वजह से एक तो ये जो येलो कलर था उसकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो गई और जो इंटेंसिटी थी स्टेन की वो भी रिड्यूस हो गई, और आपकी जो ट्रांसलूसेंसी थी वो अफेक्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आया क्योंकि आपने ओपेक रेजिन नहीं अप्लाई किया। अच्छा, अब ये थी सारी हमारी आर्टिस्टिक एलिमेंट्स जो कि 6 पॉइंट्स थे, इनको आपने इंडिविजुअली भी 6 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है, और इसमें से कलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कलर वाले को आपने पॉइंट वाले को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ सकता होता है। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी क्लिनिकल कंसिडरेशंस कि इन सब चेंजेस को हमने किस तरीके से अप्लाई करना है। कहते हैं जब भी आपने इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये ना हो कि एस्थेटिक्स के चक्कर में आपका फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि एस्थेटिक्स एंड फंक्शन ऑलवेज गो हैंड इन हैंड।
तो अब क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कहते हैं जब भी आपने कोई विनेयरिंग की या कोई एक्स्ट्रा कॉम्पोजिट ऐड किया, तो एक बात का ये ख्याल रखना है कि आपकी एक्लूजन ऑल्टर ना हो अल्टीमेटली, ठीक है। जैसे पहले आपकी एक्लूजन बंद हो रही हो, आपकी एस्थेटिक प्रोसीजर के बाद भी एक्लूजन वैसे ही बंद होनी चाहिए। दूसरा कहते हैं आपकी इंटीरियर गाइडेंस जो है वो खराब ना हो। इंटीरियर गाइडेंस क्या होता है कि आप जब अपने लोअर इंसाइजर्स को अपने अपर इंसाइजर्स के अक्रॉस इंटीरियरली प्रोट्रूड करवाते हैं, मतलब अपने लोअर मैंडिबल को आगे की तरफ लेके आते हैं, तो आपके जिस तरीके से आपके लोअर इंटीरियर्स आपके अपर इंटीरियर्स की लिंगुअल सरफेस से मूव होते हुए आगे आते हैं, वो हमारी इंटीरियर गाइडेंस होती है। तो कहते हैं वो इंटीरियर गाइडेंस जो है वो भी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए और आपकी इक्लूजर हार्मनी जो है वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। फर्दर कहते हैं कि अगर आपने अपना इनामल कॉम्पोजिट वगैरह ऐड किया है, तो वो इस तरीके से आपने ऐड किया हो कि आपकी फिजियोलॉजिकल कंटूर ऑफ जिंजाइवल हेल्थ जो है ना वो नॉर्मल रहे, यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्पोजिट आपने ऐड ना किया हुआ या ऐसा विनियर ना लगाया हुआ हो जो कि आपकी जिंजाइवल मार्जिन के अंदर जा रहा हो, ठीक है। तो कोई भी एक्सेस होगा अगर आपका कॉम्पोजिट का, उसको आपने हमेशा जिंजाइवल एक्सेस वाले पॉइंट से उसको रिमूव कराना है, मतलब जिंजाइवल मार्जिन वाले एरिया से एक्सेस मटेरियल को आपने रिमूव कराना है। फर्दर कहते हैं कोई भी ऐसी फिलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा कॉम्पोजिट नहीं होना चाहिए, विनियर होना चाहिए जो कि आपके जिंजाइवल टिश्यू को इम्पेंज करे। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब भी आपने कोई एस्थेटिक फिलिंग करनी है या आपने कोई एस्थेटिक विनियर वगैरह लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कंजर्वेटिव ऑल्टरेशंस ऑफ टूथ कंटोर्स एंड कॉन्टैक्ट्स। अब इसमें हमने बस 2-4 चीज़ों को ही देखना है, ये पूरा वैसे पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। अच्छा, किन किन केसेस के अंदर हम जो है टूथ कंटोरिंग हमने करनी है कंजर्वेटिवली, कहते हैं एक तो आप अगर आपका नेचुरल टीथ है आपने उसकी रीशेपिंग करनी है उस केस में, दूसरा आपने एम्ब्रेजर्स की करेक्टिंग करनी होती है और तीसरा हम अपने डायस्टीमा को क्लोज करने के केस में करते हैं। अब ऑल्टरेशन ऑफ शेप ऑफ नेचुरल टीथ के अंदर क्या आ जाता है, कहते हैं अगर आपका जो टूथ है वो ड्यू टू अट्रीजन उसके इंसाइजल पोर्शंस जो हैं एक तो वो क्या हो जाते हैं बिल्कुल शार्प हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है हमारे यहाँ से एम्ब्रेजर्स क्लोज हो जाते हैं, तीसरा क्या होता है कि हमारे इंसाइजल एंगल्स जो हैं वो भी स्क्वेरिश हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फर्दर कहते हैं कि समटाइम्स इस तरीके से होता है कि कभी कभार आपके दांतों के ऊपर किसी किस्म का कोई ट्रॉमा लगता है जिसकी वजह से कोई पोर्शन ऑफ इंसाइजर्स जो है इंटीरियर टीथ जो है वो चिप ऑफ हो जाता है। फर्दर मोर वो कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो कुछ हैबिट्स इस तरीके की होती हैं जैसे कि नेल बाइटिंग हो गई, फिंगर नेल्स को खाना, या उसके अलावा किसी ऑब्जेक्ट को कोई पिन वगैरह को अपने दांतों के दरमियान में रखना, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके दांत जो हैं वो थोड़े से डी शेप हो जाते हैं। तो उन दांतों को हमने रीशेप करना होता है यूजिंग सिंपल कॉम्पोजिट्स वगैरह, ठीक है। तो ये इसका ही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ऊपर जो उन्होंने दिखाया हुआ है वो प्रोसेस उन्होंने दिखाया हुआ है कि हम रीशेपिंग कर रहे हैं अपने टूथ की जिसके इंसाइजल एजेस शार्प हो गए हुए थे। वो किस तरीके से किया है, कहते हैं पहले हम जो है ना टूथ के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं कि जिस जिस एरिया से हमने दांत को शेप करना है, उसके बाद हम अपना डायमंड बर से वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे और अपने एम्ब्रेजर्स को ओपन कर देंगे, इंसाइजल एजेस को ज़रा सा राउंड ऑफ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक रबर अब्रेजिव डिस्क से उन सारे एरियाज को पॉलिश करेंगे यानी कि स्मूदन करेंगे और अल्टीमेटली हमारे दांत की जो है वो रीशेपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने एक कंजर्वेटिव तरीके से रीशेपिंग की। सेकंड चीज़ जो हमने करनी होती है इसके अंदर वो हमारे पास आ जाती है एम्ब्रेजर्स की। एम्ब्रेजर्स का अच्छा, ये जो डायग्राम्स है इसमें से बस आपने बस डायग्राम्स को ही पढ़ना है, उसके नीचे जो डिटेल्स लिखी हुई है वो यही बताई हुई है किस तरीके से हम रिकंटोरिंग कर रहे हैं। अब ये वाला जो केस है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी कहते हैं आपका ये एजिंग के साथ साथ एट्रीजन की वजह से आपके इंसाइजल एम्ब्रेजर्स क्लोज हो गए हुए थे, तो हमने टूथ की रिकंटोरिंग की है और उसको हमने एक बहुत ज़्यादा यूथफुल अपीयरेंस दे दी है, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रेजर के क्लोजर के अंदर 2 चीज़ें देखनी होती हैं, या तो ये होता है कि एम्ब्रेजर जो है वो आपके क्लोज हो गए हुए होते हैं, उनको आपने क्रिएट करवाना होता है जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके एम्ब्रेजर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं जैसे इस केस के अंदर है, ठीक है। इस केस के अंदर क्या है कि आपके जो लेटरल इंसाइजर्स हैं वो मिसिंग है। जब लेटरल इंसाइजर्स मिसिंग है तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे केनाइन के और मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के दरमियान में एक ज़्यादा गैप बन रहा है और हमारा यहाँ पे जो एम्ब्रेजर है वो एक बड़ा एम्ब्रेजर गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑल्टरेशन ऑफ एम्ब्रेजन इस तरीके से करनी है कि हमने इन केनाइंस को कन्वर्ट करना है इनटू मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स, मतलब यहाँ पे हम कॉम्पोजिट बिल्डअप करेंगे इस एरिया पे ताकि ये किस तरीके का दिखे दांत, ये एक मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर दिखे, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, जब इसको मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर बना देंगे तो ये इतना जो बड़ा एम्ब्रेजर ट्राइंगल सा बना हुआ था गैप था वो हमारा फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस केस के अंदर हम अपने एम्ब्रेजर्स को क्लोज कर रहे हैं। तो ऑल्टरेशन ऑफ एम्ब्रेजर्स के अंदर 2 चीज़ें आ गई, या तो हमने एम्ब्रेजर्स को क्लोज करना होगा अगर एम्ब्रेजर्स बहुत इनलार्ज होंगे, या हमने एम्ब्रेजर्स को क्रिएट करवाना होगा अगर एम्ब्रेजर्स लॉस्ट हो गए होंगे।
अच्छा, लास्ट चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है वो आ जाता है करेक्शन ऑफ डायस्टीमा। डायस्टीमा की इटियोलॉजी क्या होती है, मतलब किस वजह से डायस्टीमा हो सकता है, वो इस बुक की स्कोप की बात नहीं है, वो हम ऑर्थो में पढ़ते होते हैं, वो हम वहीं पे देखेंगे। ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। कहते हैं 3-4 तरीके से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकली, अगर तो वो किसी फ्रीनम की वजह से थी तो हमने सर्जिकली डायस्टीमा को करेक्ट करवाना होता है पहले। उसके अलावा पेरिडोंटल, ऑर्थोडोंटिक और प्रोस्थेटिक अप्लायंसेस से भी हम डायस्टीमा को क्लोज करवा सकते हैं। और अल्टीमेटली कहते हैं ये जो सारे तीनों प्रोसीजर्स थे ये ज़रा से एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर पेशेंट जो है वो नॉन अफोर्डिंग है और उसका केस इस तरीके का है कि आपकी सिंपल कॉम्पोजिट ऑगमेंटेशन यानी कि सिंपल कॉम्पोजिट ऐड करने से, फिलिंग मटेरियल्स ऐड करने से मीजली डायस्टीमा क्लोज हो सकता है, तो फिर हमने उसको डायस्टीमा क्लोजर जो है वो सिंपल कॉम्पोजिट ऑगमेंटेशन से करना है। अब इसके जो है, इसके लिए भी हमने बस ये डायग्राम ये इमेज ही देखनी है। कहते हैं पहले जो है आपने डेंटल कैलिपर से अपनी इंटरडेंटल स्पेस को मेजर कर लेना है, फिर आपने टूथ की विड्थ को मेजर कर लेना है, उसके बाद हमने उस एरिया को ड्राई करना है गॉज वगैरह रख के, कॉटन रख के। फिर हमने क्या करना है, जो हमारे मीजियल एजेस होंगे जहाँ पे हमने कॉम्पोजिट ऐड करना है वहाँ पे हमने डायमंड बर फेर के उस एरिया को ज़रा सा रफ एंड कर लेना है। फिर हम उस एरिया को एच करेंगे, अल्टीमेटली हम वहाँ पे कॉम्पोजिट पुट करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी जो प्लास्टिक की माइलर स्ट्रिप होती है उसको इंटरप्रॉक्सिमली डालना होता है और अपनी फिंगर से और थंब से उस माइलर स्ट्रिप को होल्ड करना होता है ताकि जो भी एक्सेस कॉम्पोजिट है वो रिमूव हो जाए और दांत की बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कॉम्पोजिट है वो अडेप्ट हो। ठीक है, फिर हम उस कॉम्पोजिट को क्योर करवाएंगे। अल्टीमेटली क्या करेंगे, फिर हमने उसको अपनी एब्रेसिव स्ट्रिप से उस कॉम्पोजिट को हम क्या करते हैं, स्मूदन करते हैं। सेम प्रोसीजर हम दूसरे दांत पे, सात वाले दांत के ऊपर परफॉर्म करेंगे। बाद में हमने उस एरिया की क्या करनी है, पॉलिशिंग करनी है और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा डायस्टीमा क्लोजर हो चुका है। ठीक है, इसमें बस ये हमने डायग्राम देखनी है, बाकी और सच एज डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फर्दर कहते हैं जो डायस्टीमा के जो क्लोजर है उसके 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो है मल्टीपल डायस्टीमास का, जो कि अभी हमने केस ऊपर देखा है एक तरीके से। उसके अलावा आ जाता है प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव क्लास 3 रेस्टोरेशन के साथ। ये क्या है, ये नीचे इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रॉक्सिमली भी आपकी कुछ कैविटीज हैं यहाँ पे बनी हुई। ठीक है, अब ये कैविटीज का क्लोजर प्लस डायस्टीमा का क्लोजर जो है कहते हैं आपने एक सिंगल सिटिंग में ही करना होता है ताकि सेम कॉम्पोजिट मटेरियल से आपकी वो फिलिंग भी हो और आपका डायस्टीमा क्लोजर भी हो ताकि आपकी कोई शेड डिफरेंसेस ना आए। फर्दर एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास डायस्टीमा, वो वाले डायस्टीमा का क्लोजर जो कि विच आर टू लार्ज, यानी कि ऐसे डायस्टीमा का क्लोजर जिनके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब कहते हैं ये जो प्रोसीजर है ये एस्थेटिकली तभी सही पॉसिबल हो सकेगा जब आप इसके अंदर ऑर्थो ट्रीटमेंट प्लस कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अगर आप सिंपल कॉम्पोजिट इस केस के अंदर यहाँ पे इतना ज़्यादा ऐड कर देते हैं इस डायस्टीमा को क्लोज करने के लिए, तो जो आपके दांतों की विड्थ थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पहले हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाएंगे और उससे क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे इक्वल डायस्टीमास क्रिएट करवाएंगे, यानी कि इक्वल गैप्स क्रिएट करवाएंगे। अब ये जो गैप्स हैं ये अगर हम कॉम्पोजिट की ऑगमेंटेशन से खत्म करें तो हमारा दांत जो है वो एस्थेटिकली इतना बुरा नहीं लगेगा। तो इस केस के अंदर हमने क्या किया है, हमने स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन करवाई है अपनी ऑर्थो ट्रीटमेंट से और अल्टीमेटली फिर जो स्पेसेस क्रिएट हुई थी उनको हमने अपनी कॉम्पोजिट से फिल कर दिया हुआ। तो ये जो टॉपिक था वैसे इतनी डिटेल में पढ़ने वाला नहीं था, इनकी सिर्फ आपने पिक्चर्स वगैरह देखनी है और जितनी ये बातें ये इसके लिए काफ़ी थी।